हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग बैठे हुए थे और उनके बीच में एक लड़की भी बैठी थी। तभी उस लड़की के ऊपर उसके 8 साल पुराने तलाकशुदा पति की नज़र पड़ती और वो उससे करीब आता है और देखने की कोशिश करता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है और किसके साथ रह रही है और कहाँ जा रही है। दोस्तों, ट्रेन आ जाती है। वो लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उसके पति का टिकट जो है उसी ट्रेन में एसी डिब्बे में रहता है, लेकिन वो भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। दोस्तों, युवक अपने तलाकशुदा पत्नी की सीट पर बैठने की कोशिश करता है ताकि आज की रात का सफ़र इसके साथ में कर सकूं। दोस्तों, एक दिल को छू जाने वाली कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, लड़की का नाम होता है पूजा और लड़के का नाम होता है प्रदीप। दोनों की 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 ही साल यानी 8 साल पहले दोनों का तलाक हो गया था। दोनों की कमियां थी उनमें, लेकिन फिलहाल तलाक हो चुका था। दोस्तों, ट्रेन चल पड़ती है। जो पूजा थी वो स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगती है, तो उसके पीछे पीछे जो उसका तलाकशुदा पति था वो भी उसी कोच में घुस जाता है, उसी डिब्बे में घुस जाता है। हालांकि उसका जो टिकट है वह एसी डिब्बे का रहता है, लेकिन जब वह अपनी पत्नी को देखता है और बहुत उदास बैठी रहती है और वही खूबसूरती, वही सुंदरता, तो जो है सोचता है चलो 8 साल बाद मिली है तो किसी ना किसी बहाने इसके पास बैठ जाए, इससे कुछ बातें की जाए। दोस्तों, इसलिए वह उसी डिब्बे में घुस जाता है। तो दोस्तों, जो पूजा थी वो डिब्बे के बीच में जाकर साइड वाली सीट पर बैठ जाती है और वही उसका टिकट रहता है और वो जाकर उसके पीछे ही खड़ा हो जाता है। प्रदीप देखने की कोशिश करता है कि क्या पता इसके दाएं बाएं कोई भी हो तो अभी ओके ओके इसके साथ बैठने, लेकिन जो भी आता है तो उस सीट पर बैठने की कोशिश करता है। क्योंकि वो अकेली बैठी थी, पूरी सीट खाली था, तो उसको तुरंत मना कर देती थी। कहती थी कि यहाँ पर जगह नहीं है, यह मेरी सीट है। एक दो लोग बोले कि अभी तो 1 घंटे में उतर जाएंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन उसने बोला कि मेरी तबीयत खराब है और मैं यहाँ पर बैठने नहीं दूंगी, मैं आराम करने जा रही हूँ अब। तो दोस्तों, प्रदीप पीछे से सब देखता रहता है। पूजा जो है खिड़की के बाहर झांक रही थी। जब कोई भी आता है तो उसे मना कर देती थी और प्रदीप धीरे से जाता है, अपना बैग उसके सामने रखता है और वह पैर फैला कर बैठी हुई थी। तो जैसे ही बैग रखा तो तुरंत बोलती है कि यहाँ कहाँ रख रहे हो, मैं मेरी सीट है, उतारो इसे यहाँ से, हटाओ। प्रदीप बोलता है कि मैडम मैं बस 1-2 घंटे में उतर जाऊंगा, मेरी सीट है, नहीं आप तो
नहीं तो अभी आप सोने का टाइम नहीं हो रहा है। आपको तो आपको तो तब तक मुझे बैठने दीजिए। जब वो आवाज़ सुनती है तो चौंक जाती है, उसकी तरफ देखती है, 1-2 सेकंड देखती रहती है और यह उसका तलाकशुदा पति था। वह पहचान जाती है और वह अपने पैर समेट लेती है और इशारा करती है कि बैठ जाओ। तमाम तमाम सारे सवाल उमड़ रहे थे। प्रदीप जो शुरुआत बोलता है कि दिल्ली अपना इलाज करवाने जा रही हो क्या? तो पूजा पूजा बोलती है, मुझे क्या हुआ है कि मैं क्यों जा रही हूँ इलाज कराने? तो प्रदीप बोलता है कि नहीं, अभी तुमने कुछ लोगों को कहा कि सीट पर मत बैठो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करना है। तो तुम काफ़ी उदास भी लग रही हो, क्या बात है? तो पूजा बोलती है कि नहीं, मेरी तबीयत नहीं खराब है और मेरी उदासी का कारण आप जानकर क्या करोगे? आप बैठ गए हो तो बैठे रहो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है मुझे तो। प्रदीप कहता है कि दिल्ली कब से रह रही हो? पूजा कहती है पहली बार जा रही हूँ। अब वो उसको एक ठग निहारने लगता है और पूजा खिड़की के बाहर देखते कभी एक नज़र इस पर मान लेती है। दोस्तों, सर्दी का महीना था। ट्रेन चलने लगती है तो ठंडी ठंडी हवा घुस रही थी। सारे लोग जो पैसेंजर थे कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए ओढ़ने के लिए कुछ ना कुछ ओढ़ने के लिए लाए थे। बिस्तर वगैरह, चादर वगैरह कुछ ना कुछ वो लेकर आए थे। तो अब अपना निकाल निकाल कर ओढ़ने लगते हैं। तो पूजा भी अपने बैग से ऊनी कम्बल निकालती है और ओढ़ने लगती है। तो जो प्रदीप था उसका तो ऐसा कुछ लाने का मतलब नहीं, क्योंकि एसी में सब कुछ मिलता है, कंबल चादर वगैरह कुछ भी घर से लाया नहीं था। जब ज़्यादा ठंड लगने लगी तो पूजा उससे कहती है कि आप ओढ़ने के लिए नहीं लाए तो क्या? प्रदीप बोलता है कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा तो मैं कुछ नहीं लाया। नहीं, पू, पूजा बोलती है कि आपको लाना चाहिए था ना, आपको ठंड लग जाएगी। अब दोस्तों का जब अगला स्टॉप आता है तो साइड के सीट का जो दूसरा पैसेंजर था वो ट्रेन में चढ़ता है। तो उसके बाद उस सीट पर आकर बैठने लगता है। तो उसे बैठने की पूजा बोलती है कि इस पर कहाँ सामान रख रहे हो, इस पर तो कहाँ बैठ रहे हो आप, ये मेरी मेरी ही। वह बोलता है क्या बात कर रही हो, आधा सीट तो मेरा है और इसमें वो बोलती है नहीं, यह पूरी सीट मेरी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अपना टिकट निकालता है और प्रदीप को दे देती है। सामान रखता है और इस तरह कहता है कि आप, ये सीट हमारी है। वह बोलता है और क्या बात कर रही हो, आधा टिकट तो मेरा है। इसमें तो बोलती नहीं है, यह पूरी सीट मेरी है। दोस्तों अपना टिकट निकालती है और प्रदीप को दे देती है और प्रदीप समझाता है कि ऐसे ऐसा है कि आधी सीट
तुम्हारी ये आधी सीट इनकी है। जब सोने का हो तो ये पूरी सीट तुम्हारी हो जाएगी, ऊपर वाली सीट इनकी हो जाएगी। अक्सर इस बात पर लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनको पता नहीं रहता है कि जैसे ही अगला पैसेंजर आता है उनको बोलता है कि तुम ऊपर चले जाओ, लेकिन जहाँ तक बैठने का अधिकार है तो आधी सीट इनकी है। दोस्तों उसी को समझा जाती है तो पूजा शुभ हो जाती है। तब तक वह आदमी खड़ा ही रहता है और दूसरा पैसेंजर उसके बाद जाकर बीच में बैठने की कोशिश करता है तो उसको पूजा कहती है, यहाँ कहाँ बैठ रहे हो तुम, अपने सीट पर और आपकी सीट पर। तो दोस्तों बैठते बैठते उठ जाता है। फिर प्रदीप को बोलता है कि भाई साहब आप उधर जाइए तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा। तो दोस्तों दूसरी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद फिर ट्रेन जो है वो चल पड़ती है। जब ट्रेन चल पड़ती है तो काफ़ी ठंड हो रही थी। तो वो जो पैसेंजर अपने बैग में से चादर निकालकर ओढ़ने लगता है। अब दोस्तों ठंड काफ़ी बढ़ रही थी। पूजा अपना कंबल जो उसको ओढ़ते हुए उसके पैर पर डालती है और बोलती है, ओढ़ लो नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्रदीप से तो बोलता है कि नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती। दरअसल मेरी ठंड के दिनों में किसी से रजाई को लेकर झगड़ा हो गया था, तब से मुझे ठंड नहीं लगती है। दोस्तों का एक बार दोस्त दोस्तों एक बार इन दोनों पति पत्नी में जब इनका तलाक नहीं हुआ था, सर्दियों के दिनों में कंबल की खिसातानी को लेकर लड़ाई हो जाता है। तो पूजा जो गुस्से में उस पर पानी डाल देती थी। रात भर दोनों फिर कुछ और करके मतलब गुजारा करते हैं। पूरी रात वो पानी डाल देती है तो प्रदीप सो नहीं पाता है। दोस्तों प्रदीप का इशारा उसकी तरफ था। पूजा भी समझ जाती है और मुस्कुरा देती है, हंसने लगती है और बोलती है, इससे जरूर आपकी ही गलती रही हो। तो बोलता है कि नहीं, कि अगले ने पानी डाल दिया था उस पर, तो बताओ मेरी गलती कहाँ से थी। तो दोनों हंसने लगते हैं और उसके बाद सफ़र चलता है। दोस्तों धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है। तो पूजा बोलती है कि आप खाना खा लीजिए। तो बोलता है मैं तो कुछ लाया नहीं, अभी अभी आएगा तो मैं उसी को लेकर खा लूँगा, तुम खा लो अगर लाई हो तो। दोस्तों हाँ, मेरे तो खाने का टाइम हो रहा है, आप तो कुछ और टाइम हो रहा होगा, आपने बैग में रखा ही होगा, अभी आप शुरू हो जाओगा। प्रदीप बोलता है अरे अरे यार नहीं, ऐसी बात नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, ऐसे में कुछ ही भी नहीं है, मैंने पीना खाना छोड़ दिया है। तो पूजा हैरान रह जाती है, बोली कब से। उसने बोला 4 साल हो गए हैं, मैं नहीं पीता और ना ही कभी पीऊँगा। तो पूजा कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो कहती है कि नहीं यार, वाकई में तुम्हारी कसम नहीं पीता हूँ। तो पूजा बोली कि मैं कौन होती हूँ, मेरी आप कसम खा रहे हो, बोलते हो कि किसी की कसम दिलवा दो यार, माँ कसम मैं नहीं पीता हूँ। दोस्तों हैरान रह जाती है और बोलती है कि जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ दिया था,
इतना हो गया था आपको पता ही नहीं। आप जाकर सब सारे नशे काश पहले छोड़ दिए होते तो खैर भी नहीं, आप सुधर जाओ। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ। मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि आपने छोड़ रखा है। सच बताऊं तो मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे बहुत सुकून मिला है। आपकी यह बात सुनकर दोस्तों, पूजा और प्रदीप के बीच में तलाक का सबसे मुख्य कारण था वो यही था कि वह शराब बहुत पीता था, शराब का बहुत आदी था। उसके माँ बाप की भी नहीं सुनता था। हमेशा शराब पीकर मस्त रहता था, पूजा से मारपीट करता था और उसी उसके इन्हीं आदतों की वजह से 2 साल में तंग आकर खुद उसकी जो ससुर सास ससुर थे, यानी प्रदीप के माता पिता थे, उसने यही कहा कि बेटा देखो, यह तो सुधरने वाला नहीं है। तुम अपना कहीं और दूसरा देख लो तो शायद तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। इसके साथ तो बहुत ही नालायक निकम्मा है दोस्तों। बहुत उसको समझाया लोगों ने। हालांकि वह प्रदीप को भी बहुत चाहती थी, लेकिन उसके इसी अदा से परेशान रहती थी। अंत में हार मानकर उससे तंग होकर तलाक ले लेती है। फिर पूजा कहती है कि वाकई में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि बताओ घर में मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी छोटी बहन कैसी है। मुझे बहुत याद आती है दोस्तों। जो प्रदीप की छोटी बहन थी, उसने अपनी भाभी को बहुत मानती थी। प्रदीप बोलता है घर में सब ठीक है, छोटी बहन की भी शादी हो गई है 2 साल पहले। फिर उसने बोला कि आप अपने आप नहीं किया है। फिर उसने कहा कि मैंने नहीं किया है, गांव में मेरा नाम काफ़ी खराब, तो मैंने गांव छोड़ के दिल्ली में रह रहा हूँ। माँ बाप तो वही रहते हैं, लेकिन अब पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, कट नहीं रही। सोच रहा हूँ कहीं शादी वगैरह कर लूँ। फिर दोस्तों पूजा से पूछता है कि तुमने शादी किया है कि नहीं अब तक कहीं। पूजा कहती है अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन दिल्ली में इसीलिए जा रही हूँ कि मेरी फ्रेंड है, उसने कहीं रिश्ता लगा रखा है, तो शायद मेरी शादी हो जाए उससे। 1 महीने 2 महीने से यह बात सुनता हूँ। थोड़ा उदास हो जाता है प्रदीप। फिर बोलता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ, मैं पीता खाता नहीं हूँ, सुधर गया हूँ, कमाने लगा हूँ। तो उसकी मंशा यही थी कि शायद पूजा बोल दे कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार। लेकिन पूजा बोली कि चलो अच्छी बात है, मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आप सलामत रहो और आप ऐसे ही अपनी आदत को बनाए रखें कि आप शादी कर लीजिए। कोई भी आपका साथ देकर खुश रह सकती है, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आप शादी जो जल्द से जल्द हो जाए। दोस्तों रात काफ़ी हो गई थी। पूजा कहती है कि 2 रोटी लाई हूँ, चलो खा लो। प्रदीप कहता है कि 2 रोटी में ना तो तुम्हारा पेट भरेगा ना मेरा पेट भरेगा, क्या फ़ायदा। तो बोली चलो पति पत्नी ही समझकर मिल बांट कर खा लेते हैं। जो भी हमारे पास है हमने बहुत बहुत एडजस्ट किया है। तो पहले तो अब
आप अपने अच्छे भी हो गए हैं, तो हो जाए तो चलो आज हमारे हाथ की बनी हुई एक रोटी आप खा लो। दोस्तों इतनी देर में ट्रेन में बिरयानी वाला बेचने वाला आ जाता है। बिरयानी ले लो, बिरयानी ले लो। तो 2 बिरयानी लेता है। उसके बाद उसके बाद दोनों की खुशी खुशी खाते हैं और खाना खाने के बाद जो दूसरा पैसेंजर है वह बोलता है भाई साहब मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, आप लोग सोइए, कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों में फिर उसके बाद दोनों इधर उधर सर रख के सो जाते हैं और वही कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। अब दोनों को नींद नहीं आ रही। उसके ख्यालों में यह सुधर चुका था और इसके ख्यालों में भी मेरी इतनी खूबसूरत बीवी थी, मुझे छोड़कर मेरे शराब की वजह से चली गई, दूसरी शादी करने जा रही है। काश मुझे अपना लेती तो, या मैं इसे हिम्मत कर पाता कहने की तो मेरे पास आ जाओ फिर से। यही दोनों सोच रहे थे। आधी रात से ज़्यादा समय गुजर गया था। तब पूजा उठती है और कहती है कि आपको सर्दी लग जाएगी क्या? तो सर्दी लग जाए तो बोलता है कि हाँ लग तो रही है, क्या करूं। फिर तो पूजा अपने बैग से एक मफलर निकालती है और उसको कानों में बांध देती है। बोलती है ठीक है अब सो जाओ आप। दोस्तों सुबह हो जाती है और दोनों चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। दोस्तों ट्रेन जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, दोनों उतरते हैं और प्रदीप जो उसे मफलर देने लगता है तो जो उसको दे रखी थी तो बोला बहुत अच्छा मफलर है, तुमने बनाया है, लगता है अपने हाथों से ही बनाया मफलर है। तो बोली हाँ मैंने उसके लिए बनवाया था जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ, आप चाहे तो इसे रख लो, दूसरा बना लूँगी। दोस्तों रख लेता है। उसके बैग में जब हाथ डालता है तो उसमें जेब में पड़े हुए पैसे पूजा को देता है कि ये रख लो। पूजा कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड सॉरी मेरी एक फ्रेंड आने वाली है और आप पैसे रख लो। इस इस तरीके से पैसे लेन देन का कोई तरीका नहीं है। बोलता है चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें जहाँ जाना। तो बोली नहीं मेरी फ्रेंड आ रही है, आप निकलो। दोस्त इतने में पूजा की फ्रेंड आ जाती है, उसका नाम सरिता होता है। बोलती है अरे पूजा बता कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे सफ़र में? तो पूजा बोलती है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा जो तलाकशुदा पति था वो भी भटकता भटकता एक ही सीट पर आ गए और टिकट था नहीं। तो तुझे क्या बताऊं, अब सुधर गया है, वो पीता खाता नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। मुझे तो कुछ कहना चाह रहा है लेकिन शायद कह नहीं पाया। जब वो जाने लगा तो मैं सच बताऊं कि मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। उसको जाते हुए देखकर जो सरिता बोली अब तो मरने देना, उसको दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको समझ में आएगा ना कि तू कितनी सुंदर है। उसको बताया नहीं कि मैं शादी करने जा रही हूँ। तो उसने बोला हाँ मैंने बता तो दिया उसको शादी करने जा रही हूँ। बड़ा उदास लग रहा था। वो बोली हाँ अब रहम करने की ज़रूरत नहीं है। चल मैं तेरे लिए जो रिश्ता देखी हूँ ना उसे देखने में तू फिर खुश हो जाएगी। अच्छा लड़का है, कमाने वाला बंदा है।
कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल मेरे साथ चलना। अब दोस्तों सरिता जो है पूजा को अपने रूम पर लेकर गई। इधर जो प्रदीप अपने रूम पर अपने घर पर चला जाता है। गांधीनगर में जींस की फैक्ट्री थी। 30 से 40 लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। अगले दिन प्रदीप अपनी फैक्ट्री पर पहुंचता है और दोस्तों उसी फैक्ट्री में जो सरिता थी वह काम करती है। और सरिता आकर बोलती है, सर वह जो लड़की मैंने आपसे बताया था जिसके बारे में आपसे बात करना चाहती है, वह आ गई है, आपसे मिलना चाहती है, तो आपसे मिलवा दूं क्या? प्रदीप कहता है, हाँ यार मिलवा दो। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत अच्छी और बड़ी खूबसूरत। जरा मैं भी तो देखूं यार, मुझे तो शादी करनी है। अगर मुझे जमी तो शादी कर लूँगा। दोस्तों सरिता आगे आगे आती है, पीछे से पूजा आती है। जैसे ही कमरे में घुसती है तो ऑफिस में प्रदीप उसको देखकर चौंक जाता है। बोलता है, अरे तुम। बोलती है, आप। प्रदीप दोनों प्रदीप और उसको देखते ही चौंक जाते हैं। सरिता से बोलते हैं, यही सरिता? बोलती है, हाँ सर यही है। अब तो दोस्तों प्रदीप जो पूजा से बोलता है कि बिल्कुल कुछ ना बोलने का इशारा कर देता है। वो सरिता से बोलता है कि सरिता यार, तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत अच्छी है, लेकिन यार यह तो शादीशुदा लग रही है। तुम तो कह रही थी कि लड़की कुंवारी है। तो उसने बोला, हाँ सर बिल्कुल कुंवारी है, आपकी कसम। आप पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसकी शादी नहीं हुई। प्रदीप बोलता है, अरे यार सरिता, तुम क्यों कसम खा रही हो? यही तो मेरी पहली पत्नी है जिससे हमारा तलाक हो चुका है। अब दोस्तों उसने प्रदीप को बताया कि लड़की बिल्कुल कुंवारी, माँ बाप गरीब हैं, तो उम्र जो है वो 30 साल की हो गई है, उसकी शादी नहीं हो पाई है, लेकिन लड़की सही। दोस्तों तो फिर प्रदीप बोला कि सरिता, कहीं तुमने इनको नहीं बताया कि मैं कुंवारा हूँ? तो बोलती है, नहीं सर, मैंने इतना भी झूठ नहीं बोलती कि दोस्तों उसके बाद प्रदीप पूजा से कहता है कि पूजा देखो, ये सरिता जो, ये समझ लो कि हमारे लिए भगवान है। ये अगर हमको मिलाया है तो अब यहाँ इतने सारे लोग, तुम किसी से भी पूछ सकती है, अभी मैं पीता नहीं हूँ और आराम से कमाता हूँ और अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, और तुम किसी से भी पता कर सकती है, और भगवान ने मौका दिया है तो एक बार और तुम और मुझे मौके को दोबारा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एहसास जिंदगी भर मानूंगा तुम्हारा। चाहो तो किसी से भी मेरे बारे में पता कर सकती हो कि दोस्तों मैंने। उसके बाद पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलती है कि मुझे अब किसी से पूछने या पता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उसके पास आ जाती है और गले से लग जाती है। दोस्तों एक बार फिर से दोनों की ज़िंदगी बच जाती है। दोस्तों उसके बाद दोनों की सरिता को लाख लाख धन्यवाद देते हैं, और तुम्हारी वजह से हमारी एक बार फिर से ज़िंदगी बन गई है। दोस्तों शाम को जब वह पूजा, सरिता भी जाती है, प्रदीप अपने घर पर जाता है और अपने माँ बाप के सामने उनको खड़ा कर देता है कि देखो मम्मी पापा, आपकी बहू आ गई है। फिर से दोस्तों इतना खुश होते हैं कि वह कहते हैं
कि कोई हिसाब नहीं दोनों का, लाख लाख आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बेटा यह हमारी लक्ष्मी थी, हमारे घर से चली गई थी, फिर हमारे यहाँ घर पर सरिता को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे घर की लक्ष्मी थी, चली गई थी और वापस आ गई।